नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर घिरी सरकार की, संसद में पीएम मोदी के जवाब की। जानेंगे कैसे सरकार की नीतियों के खिलाफ इंडिया की एकता हुई मजबूत, विधानसभा चुनाव में क्यों चुनाव आयोग आया सवालों में, देखेंगे महाकुंभ में मची भगदड़ पर घिरी सरकार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रवासन को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में सरकार, संसदीय समिति की रिपोर्ट से खुलासा। विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन को बढ़ावा देगा ये विधेयक। तिरुपति मंदिर से 1000 कर्मचारियों को हटाने की मांग, बीजेपी का दावा ये सभी गैर हिंदू। मंदिर कमेटी मेंबर्स 14 फरवरी को सीएम से करेंगे मुलाकात। आप सांसद संजय सिंह का दावा, 7 आप विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए मिले 15-15 करोड़ के ऑफर। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 213 अंकों की गिरावट के साथ 78,058 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 92 अंकों की गिरावट के साथ 23,603 पर बंद हुआ निफ्टी। अब ये तो थी सुर्खियां, बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका ने अवैध रूप से अपने देश में प्रवेश करने वाले 104 भारतीयों को विमान में भरकर वापस भेज दिया। जिस तरह से भारतीयों को लौटाया गया और जो वीडियो सामने आए, उससे पूरे देश में गुस्सा दिखाई दे रहा है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि मोदी सरकार अमेरिका से आपत्ति क्यों नहीं जता रही है। भारतीय नागरिकों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये मामला संसद में भी उठा, सरकार से तीखे सवाल किए गए विपक्ष की तरफ से, लेकिन जो जवाब विदेश मंत्री ने दिया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। क्या बोले विदेश मंत्री, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों की वापसी के मुद्दे पर संसद में विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। तीखे सवाल किए गए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये सुनना अटपटा लग रहा है कि उन्हें जबरन सैन्य विमान में वापस लाया गया, हथकड़ी लगाई गई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें कमर्शियल फ्लाइट में बिठाकर ही वापस भेजना चाहिए था। गौरव गोगोई ने कहा कि मनमोहन सिंह के समय पर हमारे एक डिप्लोमेट के साथ अमेरिका में दुर्व्यवहार हुआ था। मनमोहन सरकार ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी, अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी थी, और अब जो घटना हुई है उसे लेकर मोदी सरकार को भी अमेरिका से आपत्ति जतानी चाहिए। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमारे नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। भारतीयों के डिपोर्टेशन मुद्दे पर संसद में विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए। दरअसल अमेरिका ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को यूएस मिलिट्री के C-17 प्लेन से पंजाब के अमृतसर भेजा। इन लोगों के पैर में चेन बांधी गई थी, जबकि हाथ भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है। इसके बाद विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा और संसद परिसर में प्रदर्शन किया। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर संसद में बयान दिया और वो अपने ही बयान पर अब बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि अगर कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा है तो उसे वापस यानी स्वदेश बुलाना सभी देशों का दायित्व है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि 104 लोग वापस आए हैं, हमने ही उनके भारतीय होने की पुष्टि की है। अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना अमेरिकी सरकार की नीति है। अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, ये 2009 से हो रहा है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज्यादा 2019 में 2042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं है। साफ है, एस जयशंकर एक तरह से अमेरिका की कार्रवाई का बचाव ही करते दिख रहे हैं। बता दें कि कोलंबिया के नागरिकों को भी ट्रंप सरकार ने इसी तरह से वापस भेजा था, लेकिन कोलंबिया ने विमान को अपने देश में उतरने की इजाजत ही नहीं दी थी और साफ कर दिया था कि उनके देश के नागरिकों को पूरी इज्जत के साथ वापस भेजा जाए। विदेश मंत्री मोदी सरकार की विदेश नीति की कमजोरी को सदन में बता रहे थे या फिर अमेरिका की कार्रवाई का पक्ष ले रहे थे, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। वैसे सवाल तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया, लेकिन विपक्ष को अपने सवालों का जवाब ही नहीं मिला, बल्कि पीएम ने विपक्ष पर ही आरोप लगा दिए। तो क्या कहा पीएम ने, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास पर यहाँ बहुत कुछ कहा गया, इसमें कठिनाइयाँ क्या हैं,
ये तो हम सब का दायित्व है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे इसके लिए कोई अपेक्षा करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच समझ के बाहर है और रोड मैप में भी सूट नहीं करता है। इतना बड़ा दल एक परिवार के लिए समर्पित हो गया है, उसके लिए ये संभव ही नहीं है। पीएम मोदी का पूरा भाषण कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही नजर आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि रहा है। देश की जनता ने हमें तीसरी बार लगातार सेवा का मौका दिया है। ये बताता है कि देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। हमारा ये मॉडल एक शब्द में कहना हो तो कहूँगा नेशन फर्स्ट। अब पीएम मोदी के भाषण की जमकर आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि महाकुंभ में भगदड़ के मामले पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं और कांग्रेस को कोसने के मौके नहीं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा खबर ये आ रही है कि सरकार इस सत्र में नया बिल लाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि 7 फरवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में नए आयकर बिल को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बिल को 10 फरवरी को संसद में पेश करेगी। मौजूदा इनकम टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 से लागू किया गया है। अब इसे पूरी तरह से खत्म करके नया कानून लाया जाएगा। ये मौजूदा जरूरतों के हिसाब से अपडेट होगा। नया इनकम टैक्स कानून कम और आसान शब्दों में होगा। इसका मकसद इसे आम लोगों को आसानी से समझाना है। मौजूदा कानून 6 लाख शब्दों में लिखा गया है, इसे घटाकर आधा किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कम कंफ्यूजन से। पीएम मोदी हर बार की तरह इस बार भी पुरानी सरकारों को ही घेरते रहे, तो इंडिया गठबंधन लगातार सरकार पर दबाव बनाता दिख रहा है। बीजेपी इंडिया गठबंधन के बिखरने का दावा कर रही थी, लेकिन जंतर मंतर पर अलग ही नजारा दिखाई दिया, जहां डीएमके की तरफ से केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जहां इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट दिखाई दिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए मसौदा नियमों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। वो सभी पर एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि आरएसएस का मकसद देश की अलग अलग संस्कृतियों और इतिहासों को खत्म करना है। वो संविधान पर हमला करके सब पर अपने विचार थोपना चाहते हैं। And I'm very happy that you have come here to do this protest, and I wish that multiple protests like this happen, because the RSS needs to be made to understand that they cannot attack the constitution, they cannot attack our states, they cannot attack our cultures, our traditions and our histories. Thank you very much. All the best. कांग्रेस ने यूजीसी के नए नियमों को तानाशाही और संविधान विरोधी बताया। उन्होंने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। दरअसल डीएमके ने दिल्ली के जंतर मंतर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए। दरअसल यूजीसी ने 6 जनवरी को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में वाइस चांसलर, टीचर्स और एकेडमिक स्टाफ भर्ती को लेकर ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी किए थे। इस ड्राफ्ट के मुताबिक स्टेट यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की नियुक्ति में चांसलर को अधिक शक्तियां दी जाएंगी। ये कदम राज्यों के अधिकारों और संघवाद पर सवाल खड़े कर रहा है। इसकी एक वजह यह है कि चांसलर अक्सर राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इसी वजह से विपक्षी पार्टियां इस ड्राफ्ट के खिलाफ विरोध कर रही हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार इस ड्राफ्ट को वापस लेने का काम करती है या नहीं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी डीएमके के प्रदर्शन में पहुंचे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया, तो मिल्कीपुर में हुई वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। कहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव आयोग अब जिंदा ही नहीं बचा है। तो क्या कहा अखिलेश यादव ने, और मिल्कीपुर के साथ ही दिल्ली चुनाव को लेकर क्या हो रहे हैं दावे, देखिए ये रिपोर्ट। 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव की वोटिंग पूरी होते ही तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आ गए। कई पोल्स में आम आदमी पार्टी तो कई में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाया गया, लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को ही बहुमत मिल रहा है। डीबी लाइव के लिए इलेक्ट लाइन ने एग्जिट पोल किया और इस पोल में आम आदमी पार्टी को 40 से 46 सीटों का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 22 से 28 सीटों का। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को भी 0 से 2 सीटों का अनुमान बताया गया है। यानी देखा जाए तो डीबी लाइव के एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी को ही बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इलेक्ट लाइन ने ही डीबी लाइव के लिए सर्वे किया था और बाकी पोल्स की तुलना में डीबी लाइव का ही एग्जिट पोल कमोबेश सटीक साबित हुआ था। बताते चले कि एग्जिट पोल्स आने के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया, तो वहीं मिल्कीपुर के एग्जिट पोल्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब जीवित नहीं बचा है, अगर सफेद कपड़ा मिल जाता तो मैं आयोग पर चढ़ा देता। यानी देखा जाए तो विपक्ष ने एक तरह से इस एग्जिट पोल को नकारने का काम किया है।
अब देखना होगा कि 8 फरवरी को ये एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं। दिल्ली चुनाव में किसकी जीत होगी ये 8 फरवरी को साफ होगा, लेकिन इससे पहले ही चुनाव से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। निशाने पर चुनाव आयोग है। याचिका में फॉर्म 17C से जुड़ी जानकारियां साझा करने की मांग की गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। 5 फरवरी को शाम 6 बजे दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो गई, लेकिन वोटिंग पूरी होते ही सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 17C को लेकर एक PIL दाखिल की गई। याचिका में चुनाव आयोग को वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद फॉर्म 17C वेबसाइट पर डालने का आदेश देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि फॉर्म 17C की सार्वजनिक तौर पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को तुरंत इसे वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया जाना चाहिए। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और चुनावी अनियमितताओं पर रोक लगेगी। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से फॉर्म 17C की जानकारी पब्लिक न करना चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कम करता है और ये जानकारी सार्वजनिक न करना RTI कानून का भी उल्लंघन है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ये सूचना उसी दिन पब्लिक डोमेन या सरकारी पोर्टल पर नहीं डालता है। बता दें कि इसके साथ ही याचिका में अंतरिम आदेश की भी मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अंतरिम आदेश के तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के साथ ही आने वाले किसी भी चुनाव के फॉर्म 17C तत्काल प्रभाव से वेबसाइट पर डालने का आदेश दे। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के जिस तरह वोटिंग के आंकड़े पब्लिश होते हैं उनमें अप्रत्याशित अंतर होता है और ऐसा विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव की वोटिंग के बाद देखा गया है। आपको बता दें कि फॉर्म 17C में ये जानकारी होती है कि एक पोलिंग बूथ पर कितने वोट डाले गए। अब देखना होगा कि इस PIL पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। दिल्ली चुनाव के नतीजों में हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है, इसलिए पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब विपक्ष का दावा है कि बीजेपी साजिश कर सकती है। वैसे साजिश की बात बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। यूपी की बीजेपी सरकार का दावा है कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी और अब इसकी जांच की जा रही है। तो कैसे घिरती दिख रही है बीजेपी सरकार, देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ को 25 दिन हो गए हैं, यानी लगभग 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन इस कुंभ को लेकर लोगों में उत्साह कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु आज भी संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। 6 फरवरी को केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, हरियाणा के CM सैनी, मणिपुर के CM N बीरेन सिंह ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ में लगातार VIP मूवमेंट जारी है, जबकि मौनी अमावस्या की भगदड़ ने इसे लेकर योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। विपक्ष का आरोप था कि इस घटना के लिए बढ़ता VIP कल्चर जिम्मेदार है। संसद में लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। बजट सत्र में विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में महाकुंभ के हादसे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उनका दावा है कि 29 जनवरी को हुई भगदड़ में हजारों की जान गई। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान शिवसेना UBD सांसद संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या महाकुंभ में सिर्फ 30 लोगों की जान गई? आपको सच बताना चाहिए, वहां करीब 2000 लोगों की जान गई। किसी भी दूसरे देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। कई अन्य विपक्षी सांसदों ने भी इसी तरह के बयान दिए। TMC सांसद सागरिका घोष ने सवाल किया कि सरकार जान जाने वालों का सही आंकड़ा बताने से बच क्यों रही है। उन्होंने कहा कि अफसोस और जवाबदेही दिखाने के बजाय सरकार की PR मशीन लगातार प्रचार में लगी हुई है। वहीं जांच आयोग भी अपने स्तर पर छानबीन में जुटा हुआ है। ग्रामीणों से उनकी पूछताछ जारी है। वहीं CCTV फुटेज में कुछ संदिग्ध गतिविधियां मिलने के बाद मामले में चल रही जांच ने नया मोड़ ले लिया है। यूपी समेत पड़ोसी राज्यों में भी संदिग्धों की तलाश की जा रही है। हालांकि इससे जुड़ी पूरी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष के रवैये को देखकर एक बात तो तय है कि ये मामला जल्द ही शांत नहीं होने वाला है। सरकार को जवाब देना ही होगा। सरकार अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि कितने लोगों की जान महाकुंभ में गई, भगदड़ क्यों मची, इसकी जांच नहीं हो पाई। लेकिन अब साजिश के एंगल जरूर तलाशे जा रहे हैं। वैसे साजिश इस समय भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हो रही है। बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु से जुड़ी यादें मिटाई जा रही हैं। इसे लेकर शेख हसीना भड़क उठी हैं। तो क्यों बांग्लादेश में मचा हुआ है बवाल, देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों ने इस बार सीधे पूर्व PM शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया। ये हिंसा सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के ऐलान के बाद हुई। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंसा की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं। तख्ता पलट के बाद अब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग वापस से बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री करने की कोशिश में जुटी हुई है। 6 फरवरी को अवामी लीग ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया था और इसके लिए शेख हसीना का ऑनलाइन संबोधन होना था।
जिसके विरोध में बांग्लादेश में बोंगो बंधु कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान के धन मंडी 32 वाले आवास पर बुलडोजर मार्च निकालने का ऐलान किया गया। लेकिन अचानक ही उनका प्लान बदला और प्रदर्शनकारी रात 8 बजे ही देश के संस्थापक के आवास के मेन गेट को अंदर तोड़कर चले गए। खबर यह आ रही है कि उन्होंने बोंगो बंधु के घर को फूंक दिया। खुलना में शेख हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल, शेख जेवेल के घरों को 2 बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया। इस पर शेख हसीना भी भड़क गई। उन्होंने कहा कि किसी ढांचे को मिटाया जा सकता है लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। हसीना ने कहा कि एक घर से क्यों डरना, मैं बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ चाहती हूँ। क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया? फिर इतना अपमान क्यों? एक इमारत को मिटाया जा सकता है लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। मेरे पिता का घर तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। इस घटना ने बांग्लादेश के हालात को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कब तक वहां हिंसा चलती रहेगी। यूनो सरकार इन उपद्रवियों के खिलाफ कब कोई सख्त कदम उठाएगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कल पीएम मोदी के मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 104 भारतीयों को हथकड़ी लगाकर, बेड़ियां लगाकर अपने जहाज में बैठाकर भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ कोलंबिया के राष्ट्रपति ने उनको ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। उसने अपने नागरिकों को ससम्मान अपना विमान भेजकर वापस बुलाया। हालांकि इस पर विदेश मंत्री ने अपनी सफाई दी और उनके समर्थकों ने काफ़ी ज़्यादा सफाइयाँ देना शुरू कर दी। पीएम की इस पर लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। वैसे चाहे चीन का मामला हो, अब पाकिस्तान का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, किसी पर भी पीएम की टिप्पणी आना बहुत बड़ी बात होती है। अब उनकी इस पर टिप्पणियाँ नहीं आती हैं। क्या हुआ उन लाल आँखों का? क्या अब वो लाल होना बंद हो गई हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।